नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। हम आपके लिए जो है आज ईवीएस की क्लास लेके आए हैं। तो चलिए ईवीएस की क्लास शुरू करते हैं आज की। और ये क्लास जो है आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है। और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सारी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको जो है मिल सके, आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है। और जितनी भी परीक्षाओं से सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो अब आपको उपलब्ध कराते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 61 है, 61 से शुरू करते हैं। देखिए, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्तकार के बारे में बता रहा है। दत्तकार का मतलब होता है, पहले समझिए, दत्तकार मतलब गृह कार्य। ठीक है, जो होमवर्क दिया जाता है। गृह कार्य के बारे में गृह कार्य को ही दत्तकार बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछना है। तो दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। देखिए, दत्तकार यानी कि जो होमवर्क दिया जाता है वो अभिभावकों, भाइयों, बहनों के लिए नहीं दिया जाता है, छात्रों के लिए दिया जाता है, उनकी क्षमताओं के लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिदिन विविधता एवं अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। और दत्तकार का आकलन एकमात्र तरीका है। देखिए, ये ऑप्शन में जो है एकमात्र शब्द दिया है, जहाँ पर एकमात्र, केवल, कोई भी इस तरह के शब्द दिए जाते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक के तौर पर आप लोग याद रखेंगे कि एकमात्र, केवल, केवल ही, ये जो जहाँ भी दिए होंगे वो हमेशा निगेटिव होगा, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट बचता है कि दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो गृह कार्य होता है वो बच्चों को सूचना खोजने मतलब खुद से सोचने के लिए, जो बालक क्लास में सीखता है उसके बाद जब उसको होमवर्क दिया जाता है तो वो खुद से उसमें खोज करता है, अपने विचारों का निर्माण करता है ना। और उसको इन चीज़ों का, अपने विचारों को निर्माण और खुद से सृजन करने, है ना, के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब टीचर अवसर देता है ये गृह कार्य के रूप में, तो बालक खुद करके सीखता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकते हैं। जो पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अनुशासन के लिए पर्यावरण अध्ययन जो है, ये पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनुशासन के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो यही ऑप्शन सही होगा इसका। और देख लेते हैं सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है। देखिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इससे मतलब नहीं, हम प्राथमिक के बारे में सोच रहे हैं और उच्च कक्षाओं से नकल नहीं करेंगे प्राथमिक के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत होता है। और इसके बाद डी वाला है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। अवलोकन को दर्ज करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कैसे कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाता है। ठीक है, जब पहली बात तो इसमें जो दिया है स्वयं सीखना यानी करके सीखना, खुद से सीखते हैं बालक, इसी कीवर्ड से ये ऑप्शन सही हो जाता है। और अवलोकन कौशलों को पैना करने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद से अपने परिश्रम से, ठीक है, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं मतलब, तो वह ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, खुद से करके सीखना है, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से जो अर्जित करते हैं वो जो हमेशा ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, और रूप में समझने में सक्षम होते आता है। इससे बच्चे जो होते हैं स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है, स्वयं से सीखना होता है। ठीक है, स्वयं से जहाँ पर भी करके सीखना, स्वयं से सीखना होगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें जो दिया है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल कर पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। पहला नंबर दिया है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। देखते हैं कि आगे इसके बाद ईंधन से जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ठीक है, खांसी आ रही है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, देखते हैं, ये भी कुछ सही लग रहा है। इसके बाद जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, ये भी सही है। इसके बाद जलते हुए ईंधन से धुआं से एलर्जी हो गई, ये तो बिल्कुल नहीं सही। ठीक है, तो पहले और दूसरे को हम हटा देते हैं। अब देखते हैं कि दो ऑप्शन सही हो रहे हैं इसमें तो। ठीक है, तो ईंधन के जलने से उत्पादित, एक दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं होता है, देखो, और सी में दिया है ईंधन से उत्पादित धुआं, तो और कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है, तो हम इसको सी जो ऑप्शन ज़्यादा सटीक माने। देखिए, पहले बात तो हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पर हम बच्चा जो है खुद से जब देखेगा उस चीज़ को तो वो धुआं ही जानता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाता है। ठीक है, और धुएं के अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, तो हम जो है प्राइमरी लेवल के हिसाब से यही ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो लकड़ी क्या बोलते हैं, अगर यह लगातार प्रयोग किया जाता है जो जलता हुआ ईंधन, तो हमारी श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह दुर्गा को निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ क्या बोलते हैं, जो श्वसन नली होती है उसमें काला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है। जो काला धुआं होता है उसमें ही कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है ना, तो खाली कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जमा होती है, धुएं के साथ में जो और भी कार्बन के कण होते हैं वो सब जमा होते हैं, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है 64। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण के ऊपर है। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या योजनाएं बनाई हैं और बच्चों से उनकी क्या अपेक्षाएं टीचर्स की। ठीक है, तो चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। पहले ही गलत हो गया ये प्रश्न का ये ऑप्शन कि कोई भी बिना कोई प्रश्न पूछे बालक को प्रश्न पूछने का जो है अवसर देना चाहिए, तभी तो उसका जो है मानसिक विकास होगा। तो जब प्रश्न पूछेगा नहीं तो जानकारी कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो बिना कोई प्रश्न पूछे ये शब्द ही कि नेगेटिव कीवर्ड में आ गया, तो ये गलत हो गया। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, केवल आनंद के लिए तो नहीं गए, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद है अगला ऑप्शन है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यही ऑप्शन सही होगा इनका। और चौथा देखते हैं, यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, उन्हें घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। देखिए, प्रश्न को दर्ज करके अभिभावकों से थोड़ी पूछें, हमें बालक का जब प्रश्न बालक पूछता है तो तुरंत उसका निदान उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए, बिल्कुल ये सही होगा। लेकिन इसमें दिया है कि उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, तो ये नहीं, अभिभावकों से नहीं पूछना है हमें। जब बालक प्रश्न पूछता है तो उसका हमें निदान तुरंत वहीं कर देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को उसी वक्त उस प्रश्न का जो है उसकी संबंधित जानकारी उसे उपलब्ध करा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए प्रश्न 65। ठीक है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ठीक है, तो रानी देखिए क्या करती है, 2 ढेरियों में अलग कर रही है। केले का छिलका एक में रखती है, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ ये रखती है। इसके बाद दूसरा जो बॉक्स है उसमें जैमी की बोतल, सॉस की बोतल और इसके बाद उपयोग लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ठीक है, ये सब रखती है। तो रीना, देखिए यह रीना नहीं रानी होगा। ठीक है,
ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो अब ऑप्शन से हमें ढूंढना है कि किस आधार पर उसने अलग किया है। तो दुर्गंध है, एक में दुर्गंध है, एक दुर्गंध रहित है, नहीं है। एक है, अगला ऑप्शन है कि अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाला, पुनः चक्रण किए जाने वाला, पुनः चक्रण नहीं किए जाने वाला। इसके बाद है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ये केले के छिलके, सब्जी के छिलके और सूखी पत्तियाँ ये जो है अपघटित हो जाती हैं, कुछ समय बाद जो है पुनः परिवर्तित होकर मृदा में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, मिट्टी में बदल जाती हैं। लेकिन जैम की बोतल, सॉस बोतल उपयोग में लाई जाने वाली, ये पुनः चक्रण किया जाता है इनका और दोबारा से यूज़ में लाई जाती हैं, तो ये अपघटित नहीं होती हैं, लेकिन है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा। एक अपघटित होने वाले हैं और एक अपघटित नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जब दोपहर का भोजन होता है और उसके बाद जब ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा, आप लोग टीचिंग वगैरह में जब गए होंगे, तो बालक जो क्या होते हैं, जब तक तो उनका लंच नहीं होता है तब तक तो वो पढ़ते हैं, फिर लंच जैसे होने वाला होता है उनका मन लगना बंद हो जाता है और लंच के बाद तो वो बिल्कुल से ही पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। तो अब शिक्षक को ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। देखिए हम आप लोग जब टीचर बन के जाएंगे, 40-45 हज़ार सैलरी उठाएंगे, तो क्या आप बच्चों को डेस्क पर आराम करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से सही हो ही नहीं सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। क्यों बदल देंगे भाई प्रकरण को, मतलब क्या जो प्रकरण चल रहा है उसे हमें बच्चों को सिखाना नहीं है, उसको भी सिखाना है, उसके लिए हम दूसरी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको सिखाना तो है ही, तो ये हम प्रकरण को बदलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। हमको पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त हम उनको खेलने के लिए नहीं ले जाएंगे, वो भी इसी तरह से प्रकरण को बदलना हो जाएगा, तो खेलने के लिए नहीं ले जाएंगे। बल्कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए, बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनको रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और जहाँ भी देखिए NCF 2005 के अनुसार जो है क्या बोलते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों उपकरणों का प्रयोग जो पर बल दिया गया है। तो जहाँ भी ऑप्शन में अगर शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग दिया जाता है, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग जहाँ पर भी दिया जाता है वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। उसके बाद ये एक कीवर्ड्स है बहुआयामी, ये जहाँ भी मिल जाए वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप एक काम करिए, जैसे क्लासेस होती जा रही हैं तो आप पेन कॉपी लेकर ये कीवर्ड्स नोट करते जाया करिए, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं। जब आपके इस तरह से 40-50 नेगेटिव कीवर्ड, 40-50 पॉजिटिव कीवर्ड्स हो जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आप इनको जब एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो आप देखेंगे 50% क्वेश्चन तो इन्हीं से पेडागॉजी के हो जाते हैं सर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्न में लिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए चिड़ियाघर लेके गए हैं और कौन सी गतिविधि नहीं करने देना है बच्चों को, ये इसमें से हमें छांटना है ऑप्शन से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, चलिए। इसका देखते हैं कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना, ठीक है। ये भी एक नई जानकारी में होगा तो इसको हम सही करेंगे। इसके बाद चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी उनकी जानकारी और एक्सपीरियंस के लिए होगा। इसके बाद चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना, सही है, वहाँ पर आराम से कर सकते हैं ये काम। इसके बाद चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, बिल्कुल नहीं। किसी भी चिड़ियाघर में जो आप गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो किसी भी जू या चिड़ियाघर में जब जाते हैं तो
वहाँ पे खाने पीने की वस्तु जो है जानवरों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं होती है, यहाँ तक कि अंदर ले जाने भी नहीं देते। तो ये तो देखते ही गलत हो कि वहाँ पर उनकी खुद की व्यवस्था होती है। तो यही ऑप्शन सही होगा इसका, मतलब देखिए क्या अनुमति नहीं देंगे, तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68। अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जो बीज अंकुरण की अवधारणा है उसको किस तरह से पढ़ाना है ये देखना है हमको। ठीक है, तो बीज अंकुरण की अवधारणा के लिए ऑप्शन नंबर 1 है कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। इसके बाद बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। देखिए अंकुरण की फ़ोटो दिखाना, ये देखिए हम प्राइमरी लेवल पर हम लोग जो है पहले प्रत्यक्ष चीज़ों का उसको प्रदर्शन करते हैं। बालक को प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद उसका चित्र दिखाते हैं, उसके बाद संकेतों से उसका जो है उसके संकेतों के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे मेरी जो क्लास है गणित की, ठीक है, उसमें मैंने इस गणित की जो पार्ट 1 है गणित शिक्षण का उसको देखिएगा। उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सबसे पहले हम जो है उसमें बताया था कि जैसे हम किसी त्रिभुज को दिखाते हैं तो उसमें हम ठोस वस्तुओं को दिखाते हैं, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है ना, ठोस वस्तुओं को दिखाते हैं, उसके बाद उसका चित्र दिखाते हैं, उसके बाद संकेतों के माध्यम से उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद से अनुभव जब करके जब बच्चा सीखता है तो वह जो है उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे क्वेश्चन आपके जो है ज़रूर फंसेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, गणित शिक्षण पार्ट 1 देखिएगा। इसके बाद तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बीज को बोने, बीज को बोआएंगे, उसके बाद अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करेंगे, फिर उसका चित्र देखिए है ना, पहले हमने जो है ठोस वस्तुओं को प्रदर्शित किया, करके दिखाया, उसके बाद उसका चित्र बनाने की गतिविधि, ठीक है, फिर बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि 69, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, और ये कॉकलेट नहीं है चॉकलेट है। ठीक है, मीरा समोसा, चॉकलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। कौन? मीरा। इसका जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, तो मीरा को कौन सी बीमारी होगी? सबसे पहले स्कर्वी, एनीमिया ऑप्शन दिया है। एनीमिया और रतौंधी नहीं होगा, नहीं होगा। इसके मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी, ये भी नहीं होगा। देखिए मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाती है, इसका मतलब वो फास्ट फूड का सेवन करती है। तो फास्ट फूड खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। तो मीरा को क्या होगा? पहले नंबर पर मोटापा होगा। इसके बाद उस जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है इसमें लौह तत्व की कमी है, और जो आयरन की कमी होती है तो शरीर में एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जब लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो जाती है तो ब्लड में जो है किसका क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना। ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे को हम एनीमिया रोग कहते हैं। तो मीरा को मोटापा होगा और दिव्या को एनीमिया रोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। देखिए नींबू जो है, ध्यान से पढ़िएगा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। देखिए नींबू का घनत्व कैसे कम हो जाएगा? नींबू का जितना घनत्व है उतना ही रहेगा ना, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। फिर नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक नहीं होता है। साधारण पानी का घनत्व जो है वो कम होता है नमकीन पानी के घनत्व से। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर नींबू का घनत्व, तो इसमें भी नींबू का घनत्व तो कुछ नहीं, ये भी तो देखिए यही ऑप्शन सही होगा इसका कि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए चीज़ें उसमें तैरती हैं। जैसे कि चैप्टर है क्लास 5 या क्लास 4 में NCERT में दिया है
मृत सागर के बारे में उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वहाँ पर जब लोग उसमें लेट जाते हैं तो तैरते रहते हैं अपने आप जैसे लेटे हुए, है ना। तो क्योंकि वो मृत सागर जो इतनी अधिक उसमें लवणता है कि इतना अधिक नमकीन पानी है कि उसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि उसमें वस्तुएं तैरती रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। प्रश्न नंबर 71 है। प्रश्न नंबर 71 है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नहीं, गलत है ये। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सही है। रोगाणु कम तापमान नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। अगर ऐसा होता ना, तापमान का असर रोगाणुओं पर पड़ता तो कोरोना गर्मी में अपने आप खत्म हो जाता, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप दही जमाने के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो वो दही देखिए, क्योंकि उसके जो दही को जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए दही नहीं जमता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, रक्त में कोशिकाओं के मच्छर के अंडे। देखिए, रक्त में जो है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जब मच्छर काटता है तो जो मलेरिया का परजीवी यानी जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं वो रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रण करता है या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यही ऑप्शन सही होगा इसका। बच्चों में विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। देखिए, भाषिक सांस्कृतिक विविधता नहीं, ये भाषा पढ़ाने से, जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, भाषाई ज्ञान तब होता है इसमें। तो ये ऑप्शन सही नहीं, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के लिए स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 74 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें इसका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व, यही जो है नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। जो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था और इसमें भारी संख्या में स्त्रियों ने हिस्सा लिया था। इसमें क्या करते थे, स्त्रियां और पुरुष जो है जब कोई पेड़ों को काटने आता था तो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, विटामिन से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ये नहीं, भार में कमी नहीं लाते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ये भी गलत है। पेशियों का विकास करने से हमें ताकतवर बनाते हैं, ये भी गलत है। और अगला हीनता जन्य रोगों के बचाव से के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक, यही सही है। देखिए, जो विटामिन होते हैं वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें दिया है हीनता जन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। और इसमें एक ये दिया गया कि हमें पेशियों का विकास करके ताकतवर बनाते हैं, तो पेशियों का विकास प्रोटीन से होता है, विटामिन से नहीं, ठीक है। तो विटामिन जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके बाद जो है मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कल की क्लास मिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए
जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी क्लास मिस ना हो। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, बाय।